Hello friends, welcome to the channel SA Tutorial. This is the part 2 of metal casting. हम लोग पार्ट 1 को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग मेटल कास्टिंग का पार्ट 2 पर फोकस करेंगे। अगर आप पिछले वीडियोस को नहीं देखे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले आप उसे देख लीजिए और उसके बाद इस वीडियो को देखिए। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम लोग को सीखना है व्हाट इज गेटिंग सिस्टम। गेटिंग सिस्टम रिफर्स टू ऑल द एलिमेंट्स which are used to push the liquid metal into the cavity। मतलब गेटिंग सिस्टम वह सभी एलिमेंट्स को कहते हैं जो हमारा लिक्विड मोल्टेन मेटल को कैविटी में पुश करते हैं। जैसे हो गए रनर, राइजर एटसेट्रा। ओके, तो चलिए अब देखते हैं व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ गेटिंग सिस्टम, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग गेटिंग सिस्टम। जैसा कि पिछले स्लाइड में मेंशन था, टू मेक द मोल्टेन मेटल एंटर द कैविटी। ओके, गेटिंग सिस्टम हेल्प्स द मोल्टेन मेटल टू एंटर द मोल्ड कैविटी without increasing the velocity and turbulence of the molten metal within a specified time। देखिए, गेटिंग सिस्टम हमारे मोल्टेन मेटल को मदद करता है ताकि वो आसानी से और बिना अपने वेलोसिटी को इंक्रीज करते हुए कैविटी में हमारे मोल्टेन मेटल इंटर कर जाए। Molten metal has to enter into the mold cavity without eroding getting system and mold cavity। मोल्टेन मेटल को हमारे कैविटी में जाना होता है विदाउट इरोजिंग गेटिंग एलिमेंट्स। मतलब गेटिंग एलिमेंट्स को बिना किसी नुकसान के बर्बाद किए हुए और मोल्ड कैविटी में हमारे मोल्टेन मेटल को एंटर करना होता है। We need to design the getting elements such that casting yield is maximum। और हम लोग गेटिंग सिस्टम को, गेटिंग एलिमेंट्स को इस तरह से डिजाइन करना चाहिए कि हमारा कास्टिंग यील्ड जो है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम हो। मोल्टेन मेटल हैज टू इंटर द मोल्ड कैविटी विदाउट एनी स्लैग पार्टिकल्स एंड इम्प्योरिटीज। और जो मोल्टेन मेटल हमारा कैविटी में जाता है वो उसमें किसी भी प्रकार के पार्टिकल्स, मतलब स्लैग पार्टिकल्स यानी अनवांटेड पार्टिकल्स और इम्प्योरिटीज नहीं होने चाहिए। तो अब चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ गेटिंग सिस्टम। देयर इज बेसिकली टू टाइप्स ऑफ गेटिंग सिस्टम वी विल डिस्कस हियर। फर्स्ट वन इज अनप्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम एंड सेकेंड वन इज प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम। तो चलिए देखते हैं प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम में क्या होता है। Velocity of metal entering into mold cavity will be high as compared to initial velocity। देखिए, अनप्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम में जो हमारे मोल्टेन मेटल का वेलोसिटी होता है वह हाई होता है। देखिए, इनिशियल जब हमारा मोल्टेन मेटल कैविटी की ओर जाता है तो उसके इनिशियल वेलोसिटी जो होता है बाद में उसका वेलोसिटी इंक्रीज हो जाता है। नो पॉसिबिलिटी ऑफ टर्बुलेंस, स्प्लैशिंग एंड मोल्ड इरोजन इज प्रेजेंट। अनप्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम में किसी भी प्रकार की हानि और मोल्ड इरोजन यानी मोल्ड टूटने का चांस नो ही कम के बराबर होता है। जनरली इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस नॉन फेरस मटेरियल फॉर कास्टिंग प्रोसेस। और इस प्रकार के गेटिंग सिस्टम का हम लोग इस्तेमाल नॉन फेरस मटेरियल को कास्ट करने के लिए करते हैं। देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ एयर एस्पायरेशन इफेक्ट इन द रनर एंड स्क्रू बेस वाल। देखिए, रनर और स्क्रू बेस वाल में एयर एस्पायरेशन इफेक्ट होने की पॉसिबिलिटी होती है। एयर एस्पायरेशन इफेक्ट मीन्स eroding of air from any hole by causing any type of defects, casting defects। ओके, कास्टिंग डिफेक्ट्स को हम लोग आगे देखेंगे।
Second one is pressurized getting system. Okay, liquid metal will enter into the mold cavity with maximum velocity. प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम में हमारा जो मोल्टेन मेटल है वह मोल्ड कैविटी में अपने मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ एंटर करेगा. देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ टर्बुलेंस, स्प्लैशिंग एंड मोल्ड इरोजन ड्यूरिंग कास्टिंग प्रोसेस. और इसमें टर्बुलेंस, स्प्लैशिंग और मोल्ड टूटने का जो चांसेस है इसमें होता है. देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ एयर एस्पायरेशन इफेक्ट ड्यूरिंग कास्टिंग प्रोसेस. और प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम में एयर एस्पायरेशन इफेक्ट कास्टिंग के दौरान होने का कम चांस होता है. कास्टिंग यील्ड विल बी मोर एंड इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस कास्टिंग मेड ऑफ फेरस मटेरियल, एग्जाम्पल आयरन, कोबाल्ट. और प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल हम लोग फेरस मटेरियल को कास्ट करने के लिए करते हैं. नाउ मोल्डिंग, our important, this is one is very important term. Okay, आपको इसका डिफिनीशन तो बिल्कुल याद रखना होगा. The term molding refers to the method of making the mold and the materials used during casting. देखिए, मोल्डिंग टर्म रिफर करता है उन सभी प्रोसेस को, प्रक्रिया को जो हमारे मोल्ड को और जो भी मटेरियल कास्टिंग में यूज होता है उन्हें बनाने में प्रयोग में आता है. मोल्डिंग प्रोसेस हैव सर्टेन फीचर्स इन कॉमन. और मोल्डिंग फीचर्स के, मोल्डिंग प्रोसेसेस के ये कुछ सर्टेन फीचर्स हैं. मोल्डिंग प्रोसेस किन बातों पर डिपेंड करता है, ये सब पॉइंट उसी बात को दर्शाते हैं. द यूज ऑफ पैटर्न, किस प्रकार का पैटर्न हम लोग यूज कर रहे हैं. सम टाइप्स ऑफ एग्रीगेट मिक्सचर कंप्राइजिंग रिफ्रैक्टरी बाइंडर्स. देखिए, एग्रीगेट मिक्सचर्स मींस मिक्सचर इन which is cemented and clad. Okay, a means of forming the aggregate mixture around the pattern. पैटर्न के अराउंड में, सराउंडिंग में एक एग्रीगेट मिक्सचर का लेयर तैयार करना. हार्डनिंग ऑफ एग्रीगेट और डेवलपिंग इट्स बॉन्ड व्हाइल इन कांटेक्ट विद द पैटर्न. और जो लेयर फॉर्म हुआ वो जो हमारे पैटर्न के साथ कितना बॉन्डेड है, कितना हार्डेंड है, इस पर भी हम मोल्डिंग डिपेंड करता है. एंड विथड्रॉल ऑफ द पैटर्न फ्रॉम द मोल्ड, और किस तरीके से हम लोग अपने पैटर्न को मोल्ड से रिमूव कर रहे हैं. Assembly of mold and core pieces to make a complete mold, metal then being poured into the mold. और किस तरीके से हम मोल्ड में अपने पैटर्न को रिमूव करने के बाद उसमें कोर पीसेस को रखते हैं और उसमें हम लोग किस तरीके से मेटल को पोर्ट करते हैं, इस पर भी हमारा मोल्डिंग जो है डिपेंड करता है. तो चलिए अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मोल्डिंग प्रोसेस. मोल्डिंग इज बेसिकली क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टू थिंग्स. फर्स्ट, किस प्रकार का मटेरियल आप यूज कर रहे हैं उसके आधार पर मोल्डिंग के 3 प्रकार है. सैंड मोल्डिंग, मेटालिक मोल्डिंग एंड प्लास्टर मोल्डिंग. और किस तरीके को, किस मेथड को आप मोल्डिंग में यूज कर रहे हैं ड्यूरिंग कास्टिंग, उस बेसिस से आधार पर मोल्डिंग के 4 प्रकार है. बेंच मोल्डिंग, पिट मोल्डिंग, फ्लोर मोल्डिंग एंड मशीन मोल्डिंग. इन सभी को ही हमें डिटेल में पढ़ना है. हमारा पहला मोल्डिंग प्रोसेस है बेंच मोल्डिंग. दिस मेथड, इन दिस मेथड अ स्मॉल मोल्ड आर मेड अपॉन बेंच. देखिए, बेंच मोल्डिंग में जो हमारा मोल्ड तैयार किया जाता है वह एक बेंच पर तैयार किया जाता है. इट इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर द ग्रीन सैंड एंड ड्राई सैंड मोल्ड. और बेंच मोल्डिंग का इस्तेमाल ग्रीन सैंड और ड्राई सैंड मोल्ड को तैयार करने के लिए किया जाता है. एंड इसमें रैमिंग को हाथ से किया जाता है. एंड
यह एक स्लो प्रोसेस है और इसमें लेबर यानी मेहनत की आवश्यकता होती है। एंड इसके दो प्रकार होते हैं, पहला 2 बॉक्स मोल्डिंग एंड सेकेंड 3 बॉक्स मोल्डिंग। 2 बॉक्स मोल्डिंग कहने का आधार है बेंच पर ही मोल्ड तैयार होगा और कोप एंड ड्रैग को बेंच पर ही साइमल्टेनियसली पुश रखा जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रोसेस है फ्लोर मोल्डिंग। इट इज कैरिड फॉर मीडियम एंड पार्ट कास्टिंग एंड कैरिड आउट ऑन द फ्लोर। फ्लोर मोल्डिंग का इस्तेमाल हम लोग मीडियम और पार्ट कास्टिंग के लिए करते हैं। इट इज कैरिड आउट ऑन द फ्लोर मतलब इसका फ्लोर मोल्डिंग को हम लोग जमीन पर यानी सतह पर तैयार करते हैं। इन दिस मोल्डिंग फ्लोर एक्ट एज ए ड्रैग एंड कोप इज रैम्ड। देखिए जैसा कि ऊपर मेंशन्ड है कि इट इज कैरिड आउट ऑन द फ्लोर, तो इसमें जो फ्लोर है वह एक्ट करेगा किस तरह, वो नीचे वाले हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं, ड्रैग। तो यह ड्रैग की तरह एक्ट करेगा और उसके ऊपर कोप को रखने के बाद मैनुअली रैम्प किया जाता है मोल्ड को। इट इज टाइम कंज्यूमिंग और यह एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ग्रीन सैंड एंड ड्राई सैंड आर मेड बाय दिस मेथड। इस मेथड से भी ग्रीन सैंड और ड्राई सैंड मोल्ड को तैयार किया जाता है। एग्जाम्पल है व्हील्स, पुलिस, प्लेट्स विथ रिब्स। ये सभी एग्जाम्पल है जिनका जो प्रोड्यूस होते हैं, फॉर्म होते हैं फ्लोर मोल्डिंग प्रोसेस से। हमारा अगला प्रोसेस है मोल्डिंग प्रोसेस के अंदर पिट मोल्डिंग। इट इज यूज्ड फॉर लार्ज कास्टिंग मैन्युफैक्चरिंग। यह तब यूज होता है जब हमें एक बड़े पैमाने पर लार्ज स्केल पर कास्टिंग के मैन्युफैक्चर करना होता है। Pit is dug in the floor of foundry with bed of charcoal placed at the bottom of pit to help the escape of gases। देखिए सबसे पहले तो समझिए पिट मतलब होता है गड्ढा। जो पिट मोल्डिंग होता है उसमें सबसे पहले फ्लोर पे फाउंड्री मतलब होता है जहां पर हम लोग कास्टिंग को परफॉर्म करते हैं। बेसिकली द लैब इन विच कास्टिंग इज डन। तो समझिए फाउंड्री के फ्लोर पर सबसे पहले हम लोग गड्ढा को तैयार करते हैं। उसी बात को यहाँ लिखा गया है पिट इज डग। और जो गड्ढा हम लोग तैयार करते हैं उसमें बेड पर उसके सबसे निचले सतह पर चारकोल को प्लेस किया जाता है ताकि उसमें किसी भी तरह के गैसेस का एस्केप ना हो सके। ओके, कोप इज प्लेस्ड ओवर द पिट टू कंप्लीट द असेंबली। और इस पूरे सिस्टम को कंप्लीट करने के लिए ऊपर वाला हिस्सा यानी कोप को मैनुअली प्लेस किया जाता है पिट के ऊपर। सैंड इज रैम्ड एंड वॉल ऑफ पिट आर ब्रिकलाइंड एंड प्लास्टर्ड विथ लाइम सैंड। देखिए सैंड को तो रैम किया जाता है, वो बात ठीक है। और इसमें जो मुख्य बात है कि जो गड्ढा हम लोग फाउंड्री के फ्लोर पर डग करते हैं उसके जो आउटर डायमेंशन होते हैं वो ब्रिकलाइंड होते हैं यानी ईंट से जुड़े होते हैं और लाइम सैंड से प्लास्टर किए होते हैं। मोल्ड्स आर बेक्ड बिफोर पोरिंग। और इसमें एक खास बात यह है कि पोरिंग यानी मोल्टेन मेटल को कैविटी में डालने से पहले हम लोग मोल्ड को भी बेक करते हैं पीट मोल्डिंग प्रोसेस में। इस बात को भी आप लोग खास करके ध्यान में रखेंगे। गेट्स, रनर, राइजर, पोरिंग बेसिन आर मेड इनको। और इन सभी को जैसे गेट्स, रनर, राइजर, पोरिंग बेसिन ये सभी कोप में प्लेस किए जाते हैं। क्रेन आर यूज्ड टू अपलिफ्ट द कोप एंड पोजीशन ओवर ड्रैग। देखिए जैसा कि ऊपर मेंशन है लार्ज कास्टिंग मैन्युफैक्चरिंग के लिए पिट मोल्डिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें लाजमी है कि क्रेन का इस्तेमाल किया जाता होगा कोप को लिफ्ट करने के लिए। ओके, उसी बात को यहाँ मेंशन किया गया है कि कोप को अपलिफ्ट करने के लिए मतलब ड्रैग से अलग करने के लिए क्रेन्स का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, नाउ हमारा अनदर प्रोसेस है मशीन मोल्डिंग। चलिए इसे अब देख लेते हैं। इट इज सुटेबल फॉर लार्ज प्रोडक्शन।
यह भी लार्ज प्रोडक्शन के लिए सुटेबल है। इट कंसिस्ट ऑफ फ्लोइंग स्टेप्स, यह निम्नलिखित स्टेप्स पर डिपेंड करता है। रैमिंग ऑफ सैंड बाय जोल्टिंग, जोल्टिंग के मदद से सैंड को रैम करना। स्क्वीजिंग एंड जोल्ट स्क्वीजिंग इन मोल्ड, देन सैंड को रैम करने के बाद स्क्वीजिंग करना, उसके बाद मोल्ड को जोल्ट स्क्वीजिंग करना, यानी कॉम्पैक्टली रैम कर देना मोल्ड को। टाइप्स ऑफ मशीन यूज फॉर मेकिंग दिस टाइप ऑफ मोल्ड इज जोल्ट मोल्डिंग मशीन, जोल्ट स्क्वीज मशीन एंड सैंड स्लिंगर। ये सभी मशीन्स है जिनका इस्तेमाल हम लोग मशीन मोल्डिंग में मोल्ड बनाने के लिए करते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है कास्टिंग डिफेक्ट्स। इसके पहले था टाइप्स ऑफ कास्टिंग, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और टाइम कंज्यूमिंग भी है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसे डिस्कस करेंगे विथ एनिमेशन एंड पीपीटी। तो चलिए देखते हैं कास्टिंग डिफेक्ट्स। Following are the casting defects arises during faulty process in the casting. कास्टिंग डिफेक्ट, जैसा कि आपसे आपको नाम से भी क्लियर होता होगा, the any type of fault or defect which arises in casting during its process, किसी भी प्रकार का फॉल्ट जो कास्टिंग में प्रोड्यूस होता है उसे ही हम लोग कास्टिंग डिफेक्ट्स कहते हैं। कास्टिंग डिफेक्ट्स के तो बहुत ही प्रकार होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने सिर्फ 6 मुख्य कास्टिंग डिफेक्ट्स को ही एक्सप्लेन करूंगा। पहला है ब्लो होल्स, अनदर वन इज पिन होल्स, उसके बाद है शिफ्ट, उसके बाद है श्रिंकेज कैविटी, उसके बाद हॉट टीयर्स और लास्ट में कोल्ड शर्ट्स। इन सभी को हम लोग 1 बाय 1 करके देखेंगे। पहला है ब्लो होल्स। ब्लो होल्स आर स्फेरिकल, फ्लैटेंड और इलोंगेटेड कैविटीज प्रेजेंट इन द कास्टिंग। देखिए, ब्लो होल्स स्फेरिकल, फ्लैटेंड या इलोंगेटेड कैविटीज हैं जो कास्टिंग के दौरान प्रोड्यूस हो जाते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये है ओपन होल्स, ये है ब्लो होल्स। ये हमारा जो कैविटी है उसमें मोल्टेन मटेरियल को पोर करने के बाद इन सभी रीजन से ये डिफेक्ट क्रिएट हो जाते हैं और उनका ये रेमेडीज है। तो चलिए उसे भी देख लेते हैं। रीजन्स में रैपिड इवोल्यूशन ऑफ गैस फ्रॉम द मोल्ड, गैस का जो गैस मोल्ड से प्रोड्यूस होता है वो उसका रैपिड इवोल्यूशन होना। लैक ऑफ पोरोसिटी इन द मोल्ड बॉक्स, मोल्ड बॉक्स में पोरोसिटी का लैकनेस। एक्सेस मॉइस्चर इन द सैंड, मॉइस्चर में एक्सेस सैंड होना। और हार्ड रैमिंग ऑफ सैंड, सैंड को हार्डनली रैम करना। ये सभी रीजन्स है जिनके कारण ब्लो होल्स कास्टिंग डिफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो इसे हम लोग दूर कैसे करेंगे? तो रेमेडीज में आ गए मोल्ड्स एंड कोर्स प्रॉपरली वेंटेड। मोल्ड और कोर को प्रॉपरली वेंट किया जाना चाहिए, मतलब अच्छे से बनाना जाना चाहिए। एवॉइड हार्ड रैमिंग, और बहुत ज्यादा रैमिंग नहीं करना चाहिए। प्रॉपर अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द सैंड, और सैंड में फिक्स अमाउंट के वाटर को ही डालना चाहिए। प्रॉपर ग्रेन साइज ऑफ द सैंड, और सैंड का जो ग्रेन साइज होता है वो भी प्रॉपर होना चाहिए। तो नेक्स्ट हमारा कास्टिंग डिफेक्ट है पिन होल्स। पिन होल्स आर स्मॉल होल्स of less than 2 mm diameter which are on surface or below the surface of casting। देखिए, पिन होल्स एक बहुत ही छोटे छोटे होल्स है जिनका डायमीटर 2 mm से भी कम होता है, जो सरफेस या कास्टिंग के सरफेस के नीचे होते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारा है कैविटी जिसमें मोल्टेन मेटल को फिल किया गया है और इसमें ये पिन होल्स यानी डिफेक्ट्स पाए गए। इनका कारण है
इस प्रकार के कास्टिंग डिफेक्ट्स होने का रीजन है हाई पोरिंग टेम्परेचर। पोरिंग टेम्परेचर यानी जो मोल्टेन मेटल हम लोग कैविटी में पोर करते हैं उसका टेम्परेचर हाई होना। गैस डिजॉल्व इन मोल्टेन मेटल, मोल्टेन मेटल में गैस डिजॉल्व होना। गैस आर नॉट रिमूव प्रॉपर्ली फ्रॉम मोल्टेड मेटल, और मोल्टेड मेटल से गैसेस को प्रॉपर्ली रिमूव न करना। सैंड विथ हायर मॉइस्चर कंटेंट, या सैंड में बहुत ज्यादा नमी होना। तो इन सभी कारण से पिन होल कास्टिंग डिफेक्ट फॉर्म होता है। तो इसे हम लोग दूर कैसे कर सकते हैं? तो उसका रेमेडीज है मेंटेन पोरिंग टेम्परेचर, पोरिंग टेम्परेचर को मेंटेन करना। इंक्रीज फ्लक्स प्रोपोर्शन, फ्लक्स प्रोपोर्शन को बढ़ाना। रिड्यूस मॉइस्चर कंटेंट इन सैंड, और सैंड में मोल्ड में नमी की मात्रा को रिड्यूस करना। एंड इफेक्टिव रिगार्डिंग, तो ये सभी स्टेप्स है जो हमारे पिन होल कास्टिंग डिफेक्ट्स को बचाएंगे, नहीं होने देंगे। तो हमारा नेक्स्ट कास्टिंग डिफेक्ट है शिफ्ट। इट इज एक्सटर्नल डिफेक्ट arises due to misalignment पार्ट्स ऑफ कास्टिंग। यह वह कास्टिंग डिफेक्ट है, यह एक एक्सटर्नल कास्टिंग डिफेक्ट है जो दो पार्ट्स के मिसअलाइनमेंट यानी मिसमैच के कारण होता है। ऐसा कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये दो पार्ट है जो अलाइंड हो गए हैं, शिफ्ट हो गए हैं एक दूसरे के ऊपर, और मिसमैच होने के कारण शिफ्ट नाम के कास्टिंग डिफेक्ट को प्रोड्यूस किए हैं। तो इनका मुख्य रीजन है कोर डिस्प्लेसमेंट, यानी नीचे वाले कोर को डिस्प्लेस्ड हो जाना। मिसअलाइनमेंट ऑफ कोप एंड ड्रैग, कोप एंड ड्रैग को एक साथ अटैच ना होना यानी मिसमैच हो जाना। वर्न आउट और बर्न आउट ऑफ क्लैंपिंग पिन्स, और कोप एंड ड्रैग को फिक्स करने के लिए जो क्लैंपिंग पिन्स लगे होते हैं उनका जल जाना। या मिसअलाइनमेंट ऑफ टू हाल्फ्स ऑफ पैटर्न, या कोई भी पैटर्न के दो टुकड़े होकर मिसअलाइंड हो जाना। तो ये सभी रीजन हैं जिनके कारण हमारा शिफ्ट कास्टिंग डिफेक्ट एराइज होता है। तो इसका रेमेडीज क्या क्या है, आइए उसे अब देख लेते हैं। रिपेयर और रिप्लेसमेंट ऑफ डबल पिन्स, डबल पिन्स को हमेशा रिपेयर करना और या उसे एक नए डबल पिन से रिप्लेस कर देना। प्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ पैटर्न, और जो पैटर्न होते हैं उनका अच्छे से डबल पिन्स के मदद से अलाइन करना। प्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ कोप एंड ड्रैग, कोप और ड्रैग को अच्छे से अलाइन करना यानी मैच करके दोनों को अटैच कर देना, फिक्स कर देना। रिपेयर क्लैंपिंग पिन्स, और क्लैंपिंग पिन्स को रिपेयर करना। ये सभी रेमेडीज हैं जिनसे हमारा शिफ्ट कास्टिंग डिफेक्ट से हम लोग बच सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा कास्टिंग डिफेक्ट है श्रिंकेज कैविटी। तो चलिए इसके बारे में भी हम लोग सीख लेते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ कैविटी इन द कास्टिंग ड्यू टू वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड एज श्रिंकेज कैविटी। देखिए, कैविटी में आयतनिक सिकुड़न होना कास्टिंग के दौरान, तो उसे श्रिंकेज कैविटी कहते हैं। मतलब कैविटी में हमारे मोल्टेन मेटल को पोर करने के बाद अगर उसमें वॉल्यूम का सिकुड़न हो जाता है तो श्रिंकेज कैविटी को वो एराइज करता है। इसका रीजन है अनइवन और अनकंट्रोल्ड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टेन मेटल। मोल्टेन मेटल को अच्छी तरह से सॉलिडिफिकेशन न होना, या पोरिंग टेम्परेचर इज टू हाई। तो ये दो रीजन है जिनके कारण हमारा श्रिंकेज कैविटी होता है। तो उसका रेमेडीज क्या है, आइए उसे देख लेते हैं। दिस डिफेक्ट कैन बी रिमूव्ड बाय अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन इन मोल्ड डिजाइन। अगर हम लोग मोल्ड डिजाइन में डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन के प्रिंसिपल को फॉलो कराएं
तो श्रिंकेज कैविटी कास्टिंग डिफेक्ट से हम लोग बच सकते हैं। वाइज यूज ऑफ चिल्स। A chill is an object which is used to promote solidification in a specific portion of a metal casting and cladding। अगर हम लोग एक खास प्रकार के चिल्स का इस्तेमाल करें तो हम लोग श्रिंकेज कैविटी कास्टिंग डिफेक्ट से बच सकते हैं। चिल क्या होता है मैंने पार्ट 1 वीडियोस में भी डिस्कस किया था, उसी बात को यहाँ भी मेंशन है। चिल वह ऑब्जेक्ट है जिसका इस्तेमाल सोलिडिफिकेशन को प्रमोट करने के लिए किया जाता है। तो नेक्स्ट हमारा कास्टिंग डिफेक्ट है हॉट टीयर्स। इट इज आल्सो कॉल्ड एज पुल्स और हॉट क्रैक। इसे हम लोग पुल्स या हॉट क्रैक भी कहते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, इन्हीं को हम लोग हॉट टीयर्स बोलते हैं। दे में बी इंटरनल और एक्सटर्नल, ये बाहरी या आंतरिक भी हो सकते हैं। दे हैविंग डार्क ब्लू इन अपीयरेंस ऑन सरफेस, और सरफेस पर इनका अपीयरेंस जनरली डार्क ब्लू होता है। चलिए देखते हैं रीजंस जिनके कारण ये कास्टिंग डिफेक्ट होते हैं। लैक ऑफ कंपैटिबिलिटी ऑफ कोर। कोर में कॉम्पैटिबिलिटी का कमी होना, यानी कॉम्पैक्ट न होना, कोर का लूज होना। हाई टेम्परेचर ऑफ कास्टिंग मेटल, कास्टिंग मेटल का टेम्परेचर हाई होना। इनकरेक्ट डिजाइन ऑफ बैटिंग सिस्टम, बैटिंग सिस्टम का डिजाइन गलत होना। या लैक ऑफ फिलेट्स एंड कॉर्नर रेडियस, या फिलेट्स या कॉर्नर रेडियस का कमी होना। ये सभी रीजंस है जिनके कारण हॉट टीयर कास्टिंग डिफेक्ट अराइज होता है। तो उनका रेमेडीज क्या क्या है? इम्प्रूव डिजाइन ऑफ कास्टिंग, अगर हम लोग कास्टिंग के डिजाइन को इम्प्रूव करें, या कॉम्पैटिबिलिटी यानी कोर को जिसमें या कैविटी को हम लोग कॉम्पैक्ट बनाए, सॉलिड बनाए, या प्रॉपर सॉलिडिफिकेशन कराएं, या पोरिंग टेम्परेचर को सही रखें, तो हम लोग हॉट टीयर कास्टिंग डिफेक्ट से बच सकते हैं। Oh my God, it's reading now. No problem, we will continue. नेक्स्ट हमारा कास्टिंग डिफेक्ट्स के अंदर आता है कोल्ड शॉट्स। इट इज अ टाइप ऑफ सरफेस डिफेक्ट्स एंड अ लाइन ऑन द सरफेस कैन बी सीन। ओके, कोल्ड शॉट एक प्रकार का सरफेस पर होने वाला डिफेक्ट है, और इसमें एक लाइन को, सरफेस पर एक लाइन को देखा जा सकता है। जैसा कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये लाइन है जो हमारे कोल्ड शॉट को दर्शाता है। When the molten metal enters into the mold from two gates, and when these two streams of molten metal meet at a junction with low temperature, then they do not fuse with each other and solidifies, creating a cold shot। देखिए, जब दो गेट से हम लोग मोल्टेन मेटल को कैविटी में इंटर करवाते हैं तो वे टेम्परेचर में विभिन्नता होने के कारण आपस में मिलते नहीं हैं और कोल्ड शॉट कास्टिंग डिफेक्ट को जन्म देते हैं। इट लुक्स लाइक अ क्रैक विथ राउंड एज, और यह एक राउंड एज के तरह राउंड एज के क्रैक की तरह दिखता है। इसका मुख्य कॉजेज है पुअर गेटिंग सिस्टम, यानी गेटिंग सिस्टम जहां से हम लोग अपने मोल्टेन मेटल को कैविटी में फ्लो कराते हैं, उनको पुअर डिजाइन होना, लो मेल्टिंग टेम्परेचर का लो होना, लैक ऑफ फ्लूइडिटी और फ्लूइडिटी में कमी होना। तो इन सभी कारणों से हमारा कोल्ड शॉट कास्टिंग डिफेक्ट्स प्रोड्यूस होता है। इसका रेमेडीज क्या क्या है? इम्प्रूव गेटिंग सिस्टम को अगर हम लोग बेहतर से बेहतर करें, या प्रॉपर पोरिंग टेम्परेचर, या हम लोग पोरिंग टेम्परेचर को मैनेज करें, तो हम लोग कोल्ड शॉट कास्टिंग डिफेक्ट से बच सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा प्रोसेस है कास्टिंग इंस्पेक्शन। कास्टिंग इंस्पेक्शन मतलब क्या होता है?
It means to check the quality of casting for acceptance and rejection. जैसा कि आप लैब में भी देखे होंगे, आप फाउंड्री में लैब करने के बाद कोप एंड ड्रैग को अच्छे से रन करने के बाद कोप को रिमूव करते हैं और ड्रैग में उसके बाद आप लोग ट्राई करते हैं कि हम लोग पैटर्न को रिमूव करें। उससे पहले जो आपका लैब में असिस्टेंट होता है, फैकल्टी टीचर होता है, वह चेक करता है कि आपका एक्सेप्टेबल है कि नहीं, फाउंड्री में जो आप लैब किए वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं। उसी टर्म को हम लोग कास्टिंग इंस्पेक्शन कहते हैं। उसी बात को यहाँ लिखा गया है, द क्वालिटी ऑफ कास्टिंग फॉर एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन। ओके, तो एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन यानी एक्सेप्ट करना और रिजेक्ट करना, इसे चेक करने के दो मेथड है। पहला है डिस्ट्रक्टिव इंस्पेक्शन मेथड एंड सेकेंड वन इज नॉन डिस्ट्रक्टिव इंस्पेक्शन मेथड। तो आइए इन सभी को डिटेल में देखते हैं। तो डिस्ट्रक्टिव इंस्पेक्शन मेथड में सैंपल ऑफ कास्टिंग इज डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग इंस्पेक्शन। जांच के दौरान जो कास्टिंग का सैंपल होता है वह डिस्ट्रॉय हो जाता है। परफॉर्म्ड ऑन टेस्ट बार्स और ऑन पीसेस कट फ्रॉम सैंपल कास्टिंग, और इसे टेस्ट बार के मदद से या कोई सैंपल कास्टिंग जो कैविटी से कट होता है उसके मदद से परफॉर्म कराया जाता है। Inspection is carried out to test and measure mechanical properties like tensile strength, percentage elongation, hardness, etc. इस प्रकार के इंस्पेक्शन को मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जैसे टेंसाइल स्ट्रेंथ, परसेंटेज इलोंगेशन और हार्डनेस को जांच करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है नॉन डिस्ट्रक्टिव इंस्पेक्शन मेथड। इट इज डन बाय नॉट डिस्ट्रॉइंग द कास्टिंग। इसे हम लोग, जैसा कि नाम से भी क्लियर है, नॉन डिस्ट्रक्टिव, इसे हम लोग कास्टिंग के मोल्ड को बिना डिस्ट्रॉय किए ही चेक करते हैं। विजुअल इंस्पेक्शन, इसमें जो इंस्पेक्शन जांच दौरान जो दिखता है वो है क्रैक, टीयर्स, डॉट या ब्लो होल्स। तो ये सभी डिफेक्ट्स हैं जो इस प्रकार के जांच के दौरान दिखते हैं। डायमेंशनल इंस्पेक्शन, डिफरेंट गेज एंड इंस्पेक्शन टेक्निक्स आर यूज्ड फॉर डायमेंशनल वेरिफिकेशन। तो डायमेंशनल जांच भी होता है फाउंड्री में। तो डिफरेंट प्रकार के इंस्पेक्शन और गेजेस का इस्तेमाल किया जाता है हमारे डायमेंशन के एक्यूरेसी को वेरीफाई करने के लिए। नेक्स्ट है प्रेशर टेस्टिंग, टू लोकेट लीक्स इन कास्टिंग और चेक ओवरऑल स्ट्रेंथ अंडर हाइड्रोलिक प्रेशर। देखिए, कास्टिंग में किसी भी प्रकार का लीक ना हो या वो कितना स्ट्रेंथ है, या हाइड्रोलिक प्रेशर के मदद से प्रेशर को टेस्ट किया जाता है हमारे कास्टिंग प्रोसेस के दौरान। तो ये मेथड्स है, ये दो मेथड्स है कास्टिंग इंस्पेक्शन के। तो यहाँ पर हमारा ये कास्टिंग का पार्ट 2 समाप्त होता है। अगले वीडियोज में हम लोग टाइप्स ऑफ कास्टिंग को डिटेल में विथ एनिमेशन डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने कलीग, फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आपको अगर इस सेशन का पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तब तक टेक केयर, टाटा, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।